प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज एक तो इस पर वो नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वो सियासत कर रहे हैं कोरोना के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग इस पर नाखुश दिखाई देते हैं कि कोरोना ज़्यादा फैला क्यों नहीं है, और अगर कोरोना ज़्यादा फैल जाता तो ये उनके सियासी फ़ायदे में होता और वो सियासत चमकाते। तो ये एक ऐसे वक्त में कि जब कोरोना के ख़िलाफ़ सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर इस बात पर परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इस पर सियासत हो रही है। सियासत कौन कर रहा है? तो प्रोग्राम में एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, एक तरफ तो उन पर उनकी खूब तहसीन हुई, उनको दाद दी गई कि उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया लॉकडाउन की तरफ, सबसे पहले उन्होंने मुतहरिक किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़े और सबसे ज़्यादा कंसर्न शुरू में दिखाई दिए और लॉकडाउन के सबसे बड़े हामी थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और सिंध से दरियाफ्त किया, एडवोकेट जनरल सिंध से बार बार सवालात किए, उनसे पूछा कि मैकेनिज़्म क्या है लॉकडाउन के बाद सिंध हुकूमत के पास कि वो रिलीफ का काम कैसे करेगा, सिंध किस तरह से उन लोगों तक पहुंचेगा जो कोरोना का शिकार हो गए, जो इलाके आपने सील कर दिए हैं, वहाँ पर मैकेनिज़्म क्या है लोगों को इमदाद देने का और उनको इलाज की तिब्बी सहूलियात देने का, और इसके साथ साथ जिन लोगों से वो मिले हैं उनको आप किस तरह से उनकी जांच पड़ताल करेंगे। तो इन सवालों का जवाब नहीं था। फिर बार बार ये पूछा गया कि 8 अरब रुपए का राशन आपने कहाँ दिया, किन लोगों को दिया, उसका हिसाब किताब क्या है, उसका दस्तावेजी सबूत क्या है, इसका जवाब उनको नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क सामने आए, जिस अंदाज में पूछा गया, बात पूछ हुई, उससे ये तासुर मिला और उससे मालूम हुआ कि सिंध के पास शायद उसका होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और हमने सोशल मीडिया पर भी देखा कि सिंध हुकूमत का खूब मजाक उड़ाया गया कि उन्होंने उन लोगों को सामान दे दिया, राशन दिया कि जिनको दिया उनको भी मालूम नहीं है, यानी इतनी राजदारी से ये काम हुआ। कहीं पर मैं सुन रहा था कि 8 अरब की फिगर ठीक नहीं है, लेकिन कितनी फिगर ठीक है या कितने का राशन तकसीम हुआ है सिंध की तरफ से, इस पर वाज़ह जवाब क्या है, ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, एहसास प्रोग्राम को ज़रा आज हम देखने की कोशिश करेंगे, ये कितना कामयाब प्रोग्राम है। क्या एहसास प्रोग्राम ने वाकई शफाफियत के साथ उन लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचा है जिनको वाकई ज़रूरत थी, जो असल हकदार थे पाकिस्तान भर में, जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से फ़ायदा हुआ है। तो एहसास प्रोग्राम पर एक नज़र डालेंगे वो क्या है और कितना फ़ायदेमंद रहा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करवा दूँ। नवाब हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। नवाब साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और शाहिद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले नवाब साहब मुझे ये बताइए कि पंजाब का जैसे हमारे पास डेटा मौजूद है कि 70 लाख फैमिलीज़ को सपोर्ट किया गया हुकूमत की तरफ से, जिसमें वफाकी या सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिसमें 45 लाख फैमिलीज़ को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से पैसे दिए गए हैं जिन्होंने 8171 पे अपना SMS किया था। फिर 8 लाख वो हैं फैमिलीज़ हैं जिनको पंजाब इमदाद फ़ंड के ज़रिए, जिन्होंने 80-70 पर मैसेज किया था उनको, और ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, इनको 8 लाख फैमिलीज़ को यहाँ से पैसे दिए गए। और 17 लाख ख़ानदान जो इमरान खान के रिलीफ फंड जो उन्होंने कायम किया उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो ये 70 लाख खानदानों को यहाँ पर दिया गया। आप इसी तरह का डेटा सिंध में हमें बता सकते हैं कि कितने खानदानों को या कितने लाख फैमिलीज़ को आपने जो है वो इमदाद दी है, कैश के ज़रिए से या राशन के ज़रिए से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले कि आपकी मेहरबानी, आपने इस मौजू पे हमें मदऊ किया। दरअसल बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट से पहले भी आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट हाई अलर्ट है, इसलिए कि उनको पता है कि किस तरीके से गरीबों की मदद की जाती है, किस तरीके से कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सकता है। वो आपके सामने है, जिस तरीके से वफाक बातें कर रहा है और जिस तरीके से उनके वजीर आके, जो वफाकी वजीर थे, जो मुझे अफसोस भी हो रहा है, उस पर मैं तनकीद तो नहीं करूंगा, ये जरूर कहूंगा कि आके जो सिंध में इन लोगों ने 3 वजीर थे जिस तरीके से इन्होंने बातें की हैं, मजाक उड़ाया गया है। ये देखें, सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि गरीब कोई बीमारी, अल्लाह न करे कोरोना वायरस से कोई मरे या कोई फौत थे। और हमें पता है कि गरीब लोगों की किस तरीके से इज्जत की जाती है, गरीब लोगों की किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। आपका इशारा फैसल वार्ड और अली जैदी की तरफ है नवाब साहब? कोई, हाँ जी,
देखें, सिंध गवर्नमेंट ने कोई गुनाह नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट, देखें, हमारे यहाँ कोई नहीं है। ये ताबतान के थ्रू पहले शुरू से गलती किसकी थी आप उनसे पूछें, क्यों गलती की है, क्यों इतने लोग को वायरस में लपेटा है। और ये सबसे बड़ा कि ये तबलीगी जमात वाले अभी भी हमारे खैरपुर में जो आज हमने टेस्ट कराई हैं 100 के करीब वो इधर से तबलीगी जमात से निकले हैं। देखिए, और तो है ही नहीं, ये बाहर से लोग आए हैं, बाहर के लोग हैं। और ताबतान के सिंध में अगर तबलीगी जमात का इकट्ठ हो रहा है तो वहां पर तो दफा 144 का नफाज सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सर। 18वीं तमीम के बाद तो नवाब साहब वहां पर लॉकडाउन का नफाज भी आपकी जिम्मेदारी थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी आपकी जिम्मेदारी थी ना। देखिए, कमजोर कोई नहीं है। अगर ऐसी बातें करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि जो इंसाफ है, सिंध का जो हक बनता है वो तो पैसे दे, जो दूसरों सूबों को दे रहे हैं तो कम से कम सिंध को तो दे दो। बातें करना नहीं दे रहे, काम एहसास प्रोग्राम क्या सिंध में काम नहीं कर रहा? सब सूबों में चले जाते हो, आपको सिंध सूबा इलाका गैर लगता है कि इमरान खान साहब नहीं आते, क्यों? ये क्या वाला? मेरा सवाल आपसे ये है, बातें ऐसे करते हैं कि जैसे हमने बहुत कुछ दूध की नहरें बहा दी हैं। हमने पहले भी कहा था, हमने आपके तवज्जुह से जो 8 अरब का कह रहे हैं, जो 11 अरब का कह रहे हैं, कोई 13 अरब का कह रहे हैं, हमने कोई भी ऐसा पैकेज नहीं दिया। ये गलत बात कर रहे हैं। हमने पहले 50 करोड़ सिंध के लिए जो रिलीज किए थे, अभी 58 करोड़ रिलीज किए हैं। ये बातें करना, ये जो अरबों की बातें, ये वो लोग करते हैं जिसको तो ये आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई, आपके एडवोकेट जनरल सिंध वहां पर मौजूद थे, 3-4 मरतबा जैसे सजाद अली शाह ने और दूसरे जो जज साहिबान थे, उन्होंने इसका 8 अरब का जिक्र किया। उन्होंने नहीं कहा कि ये 8 अरब की फिगर आप दुरुस्त नहीं कह रहे, उन्होंने कहा या नहीं कहा, मैं कहता हूं। मैं अच्छा, अब ये 58 ऐसा हो कि ये कहता हूं कि हमने 1 अरब 10 करोड़ रिलीज किए हैं। ये जो मजदूर गरीब लोग हैं, हारी है, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए, और उससे कितने खानदानों को आपने किया है? जैसे कितने खानदानों को फायदा पहुंचाया है? मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा 2 मिनट तो दे देना। मैंने खैरपुर में तकरीबन कोई 25,000 खैरपुर के, सिर्फ खैरपुर में 25,000 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हमने और हमारी और जो एनजीओज हैं, हमारे और भी लोग हैं, तकरीबन हमने कोई 30-35 हजार बैगेज डिस्ट्रीब्यूट किए। हम खाना भी तकसीम करते हैं, हम घर घर जाते हैं, हम घर घर पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी भी खैरपुर में बैठे हैं कहीं, ये आज ये 32वां दिन है, हम खैरपुर में बैठे हैं, हर एक से पूछ रहे हैं। ठीक है, मगर आपके पास मजबूत तौर पर सिंध का डेटा नहीं है कि पूरे सिंध में आपने कितनी फैमिलीज को फायदा पहुंचाया है? भाई देखें, न कोई 8 अरब रिलीज हुए हैं, न कोई 11 अरब। सही है सर, चलें मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर यास्मीन साहबा, ये प्राइम मिनिस्टर का मैं आपको छोटा सा जरा 15-16 सेकंड पर वो जरा सुन लीजिए कि किस तरह से उन्होंने इस पर मायूसी का इजहार किया कि इस पर सियासत हो रही है। जरा सुनिए। मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर का इशारा है? और सियासत तो नवाब हसन कह रहे हैं कि फैसल वार्ड और अली जैदी कर रहे हैं, जिनकी काबीना के इजलास में तहसीन भी हुई कि वाह ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा काम किया ज़राए के मुताबिक। तो आपने ये सियासत जो है ये आपके वज़रा भी कर रहे हैं, अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो? मेरा ख्याल है ये कोई सियासत का वक्त नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ये कौन सा टाइम है कि हम सियासत करें। और इस वक्त देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों के पास ये इत्तला पहुंचानी को, जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, इन चीज़ों को बहुत अहम होती हैं, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं। और अगर हम उनको मज़ीद परेशान करेंगे कोई गलत फिगर्स करके, या ये कह के जी 100 बंदे मर गए, 200 मर गए, बग़ैर प्रॉपरली वेरिफिकेशन किए थे, तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से मैं, आपको पता है कि कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ वो एग्जैक्ट फिगर्स जो हमारे सामने हैं वो आपके सामने पेश कर दिए जाएं। जैसे देखें, मकसद ये है कि ये एक वायरस है और ये वायरस ने लोगों को इन्फेक्शन करना है। कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा लोग इन्फेक्ट ना हो एक वक्त पे, और जैसे जैसे इन्फेक्शन हो इसी तरह लोग सेहतयाब भी होते चले जाएं, और इतने लोग हों कि जिनको हम संभाल सकें अस्पतालों में। तो मैं आपको बताती चली जाऊं कि आज के दिन में अगर मैं कहूं तो पंजाब के अंदर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
52,000 से ज़्यादा टेस्ट कर लिए। और अगर हम इन टेस्टों को देखें उस तनासुब में कि बाकी मुल्कों में किस तरह हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में 419 पर मिलियन टेस्ट हो रहा है कंपेयर टू इंडिया जहां 243 है, श्रीलंका में 223 और बांग्लादेश में 129 है। और जो पंजाब है वो 445 पर मिलियन कर रहा है। सो कंपैरेटिवली हमने बड़े तनासुब के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू नेबरिंग, यानी हमारे जो नेबरिंग मुल्क हैं उनके मुकाबले में। अब आज के दिन में हमारे पास पंजाब के अंदर 3,504 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस। लेकिन इसमें जो खुश आइन बात है कि इन्हीं 3,504 में से 684 लोग जो हैं सेहतमंद होकर घर जा चुके हैं। हम लोगों 18 लोग क्रिटिकल हैं, 41 जो हैं वो जान की बाजी हार बैठे। लेकिन जो हमारे पास टेस्ट आ रहे हैं वो दो ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो हम जनरल ग्रुप करते हैं, एक वो ग्रुप है जो ज़ायरीन का है और तबलीगी इज्तिमा का है। जो बड़ा नंबर है हमारे पास वो तबलीगी इज्तिमा और ज़ायरीन में से है, और जो हमारे प्रिजन कैंप्स में जो कि तकरीबन 2,166 है, और इसी तरीके से बाकी लोगों में 1,338। इम्पॉर्टेंट देखिए मैं क्या आपको बता रही हूँ, देखिए आज हम 8वें हफ्ते में हैं तकरीबन। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेजेक्ट्री बनेगी, उस तरह की ट्रेजेक्ट्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनी बिकॉज ऑफ टाइमली लॉकडाउन। हाँ जी, अब आगे मकसद है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल्ड सिचुएशन ही रखें। तो पूरी कोशिश है, आपको पता है कि पार्शल लॉकडाउन तो अभी भी सब जगह मौजूद है, सिर्फ वो एरियाज जो हैं जहां क्या कहते हैं तादाद ज्यादा है इन मरीजों की, उधर तो अभी भी हम बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। 142 ऐसी जगहें हैं पंजाब के अंदर जहां लॉकडाउन बहुत सख्त है। इस पर तो मैं तफसील से बात करना चाह रहा था मैं कि लॉक में कुछ नरमी हुई है तो उससे क्या खुदा न खास्ता आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि आइंदा दिनों में क्या होगा, इस पर मैं आपसे बाद में बात करता हूं। लेकिन पहले जो मैंने अभी इशू जिस पर बात करना शुरू की उस पर बाकी मेहमानों की राय ले लूं। औरिया साहब की तरफ आते हुए, औरिया साहब ये कौन सियासत कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस पर अनहैप्पी हैं कि ये फैला क्यों नहीं, फैलता तो उनको फायदा होता सियासी तौर पर। तो ये जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं यानी काबीना के लोग हैं वो कर रहे हैं सियासत, या सिंध के लोग सियासत कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं? देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों की नीयतों के बारे में गुफ्तगू की है जी, और इससे उनको इज्तिनाब करना चाहिए। मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं कहता, और ये बात गलत है। जो बात उनकी गलत है वो गलत है। कोई नहीं चाहता, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि कोई नहीं चाहता यहाँ कोरोना फैले। जब आप ये कहते हैं तो आप ये नहीं कहते, या तो आप उनके किसी फिक्रे से बताएं ना कि फलां ये चाहता है इसलिए कि कोरोना फैले। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी टेस्टिंग किट तो है नहीं कि जिससे वो जांच लें, कि कोई ऐसी टेस्टिंग किट तो है नहीं कि जांच लें कि इसके दिल में ये बात है कि ये नाखुश है। जी सही, नीयत की बुनियाद पे कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। पंजाब प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास पूरे मुल्क की एक जिम्मेदारी है। उनको ये बुनियादी तौर पे कहना चाहिए कि मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि यहां पर कोरोना फैले, और किसी को भी खुशी में नहीं है कि यहां पर कोरोना की सूरत हाल हो। लेकिन एक बात बताऊं, एक बड़ी बदहज़ किस्म की सूरत हाल बनी है पूरे मुल्क के अंदर। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं इसलिए कि मैं इल्जाम लगाऊंगा तो तकलीफ दे सूरत हाल में चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप सारे के सारे बयानात जो हैं एक साइड पे चलाना शुरू कर दे, एक तरफ इसके, एक तरफ उसके, एक तरफ उसके, एक तरफ उसके, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि जैसे सोशल मीडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चली हुई थी और मुसलमान हिंदू के खिलाफ चल रहे हैं। मुसलमान हिंदू, भाई खुदा के लिए कुछ देर सब्र और इस्तकामत, कोई थोड़ा सिचुएशन ये है कि सीरियसनेस ऑफ द इशू। डॉक्टर आशमी आसिफ साहबा मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी कंसर्न के साथ काम कर रही हैं। जाहिर बात है मेडिकल डॉक्टरों को पता है कि वेरासिटी किस किस्म की है, इसका थ्रेट किस किस्म का है, बाकी चीजें किस्म की हैं, जबकि बाकी पॉलिटिशियंस को नहीं पता इसकी कतन सच्ची बात बताओ मैं बिल्कुल नहीं पता। उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये जिसको हम बहुत हल्का समझ रहे हैं ये बढ़ भी सकता है, और अल्लाह फजल करे तो ये खत्म भी हो सकता है। मतलब मैं जब शुरू में आप देखें, जिस वक्त हमने शुरू में मार्च में शुरू किया था, तो एक पूरे का पूरा मैप जो था वो ब्लू कलर का मैप था कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग जो थे नजर आते थे, कोरोना का स्प्रेड नजर आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका के अंदर, बाकी जगहों के अंदर वो व्हाइट होता जा रहा है, वहां कोई नजर नहीं आ रहा। एक सिलेक्शन है, एक नेचुरल सिलेक्शन बनती जा रही है चीजों की, और उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि क्या इटली के अंदर इतने बंदे को, मतलब आप मैं बेसिकली सारी जिंदगी स्टेटिस्टिक्स पढ़ाता रहा हूं और मैं अपना उसको ये जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूं। कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने बंदे चाइना से मिलके जाएंगे तो इटली में इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो इतने बंदे न्यूयॉर्क से मिलके जाएंगे तो वो फ्रांस में हो जाएंगे। लोग चाइना से आते जाते भी रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तो कहीं पर भी किसी तौर पर भी चाइनीज की मूवमेंट नहीं रही ना दुनिया में। जी हाँ। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, पेरिस सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, मिलान सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। ठीक, ये वो सिटीज हैं कि जिनके अंदर आप उसका वेक्टर एनालिसिस भी नहीं कर सकते, उसका रूट्स भी निकाल सकते। तो बुनियादी तौर पर एक अननोन चीज है, एक फियर ऑफ द अननोन। मसला यह है कि इसके बारे में इसलिए हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये ऐसी मर्ज है कि जिसका हमें दुश्मन का अंदाजा नहीं है। ये मैं मेज पे बैठा हूं ना, मेरा दुश्मन मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता। मतलब डेंगी था ना, डेंगी आप ढूंढ लेते थे, चलो यार एक सफेद रंग का मच्छर है, उसके ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं, वो व्हाइट पानी में होता है, उसका सोर्स ये है, फ्ला है, ये है। इसी तरह और चीजें बैक्टीरिया के बारे में ढूंढ रहे थे। मुझे याद है अच्छी तरह कि 2008 में एक दफा जब जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था तो H1N1 का जो आया था, बहुत ज्यादा इशू होना था और एक पोल्ट्री फार्म में ट्रेसेस मिले थे। आप सोच सकते हैं कि दुनिया पागल हो गई थी उस वक्त। WHO जो है उसके सारे के सारे लोग जो अहबाब जो आके बैठ गए थे, कुछ करो, अल्लाह ने फजल किया, हमारा कोई कमाल नहीं। बिल्कुल। और आज भी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इसको सीरियस लेना चाहिए। जी, सीरियस लेना चाहिए, राइट सर, बिल्कुल। मैं दूसरा जो हिस्सा था मेरे सवाल का इरशाद साहब, वो ये था कि जैसे मैंने शुरू में फिगर्स दिए पंजाब के हवाले से कि पंजाब में हमें मालूम है 70 लाख ख़ानदानों को 70 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए हैं, और उसका ब्रेकडाउन भी हमारे पास मौजूद है कि 45 लाख एहसास प्रोग्राम से और बाकी पंजाब फंड से कौन गया और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कितने ख़ानदानों को मिला। सिंध के हवाले से हमारे पास उस तरह से डेटा नहीं है। अब वहाँ पर शैला साहब मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि 1 लाख ख़ानदानों को राशन तकसीम किया। वो 1 लाख ख़ानदान कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर वो CM सिंध कहते हैं हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, लेकिन उस पर कितने पैसे लगे? वो पैसे क्या विफाक से आने वाले पैसों में से खर्च हुए हैं या भाई मेरे हमारे यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया था तो नहीं जमा कराया जा सका ना। मैं तो उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। जहाँ हम पेश कर देंगे, हमारे पास रिकॉर्ड है। अब मुझे आप भी नहीं बता रहे ना, मैं तो आपसे कई मरतबा पूछ रहा हूं कि मुझे बता दें कि कितने करोड़ रुपए से कितने लाख लोगों को राशन मिला है। ऐसे कैसे नहीं कह सकते रिकॉर्ड नहीं है? हम आप कहें ना सर, नवाब साहब मुझे बताएं ना, फिर हमने उनके हुजूर वाला मुझे बताएं ना कि कितने। आप तो मैंने आपसे 3-4 दफा सवाल दोहरा के किया, आपने मुझे नहीं फिगर बताया कि कितने लाख खानदान मुस्तफीद हुए हैं सिंध में। आपने खैरपुर का मुझे बता दिया 25,000 लोगों को। मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं ये बता रहा हूं कि पहले हमने पूरे 2 लाख खानदानों को जो राशन भेजा उसका पूरा डेटा मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरी खेप में हमने 3 लाख का, तकरीबन हमने 5 लाख को राशन पहुंचा चुके हैं। राशन जो है राशन, अच्छा, उसमें चीनी, आटा, दाल, ये हम 5 लाख लोगों को पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल भाई, नया खेप आ रही है, वो रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज मौजूद है। ये नहीं है कि कोई मौजूद नहीं है। सही है, चलें। मगर मेरे सवाल की बुनियाद, मैं वापस आ जाता हूँ आपके पास, इरशाद आरिफ साहब के पास ले लें, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है इरशाद आरिफ साहब। लेकिन मेरी सवाल की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया जवाब है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिंध हुकूमत पर उठने वाले सवालात थे मेरे, उसकी बुनियाद पर मैंने ये सवाल किया है जो मैं कर रहा हूँ। और अभी भी जो फिगर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ लोगों के सामने की तरफ से जो आ रही हैं। जी देखिए, बात यह है कि बेसिकली तो जवाब इसका देना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को या फिर फेडरल गवर्नमेंट को, जिसकी निगरानी होनी चाहिए, जो ये देखे कि क्या कौन सा सूबा किस तरह लोगों की मदद कर रहा है। जाहिर बात है कि अगर एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो उसका वफाकी हुकूमत को इल्म है, अगर तो सूबाई हुकूमत को भी इल्म होना चाहिए कि जी हमारे सूबे में, जिस तरह पंजाब जो है वो बाकायदा बता रहा है कि इतने लोग जो हैं, कितना 45 लाख ख़ानदान जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस एहसास प्रोग्राम से, और मजमूई तौर पर 70 लाख ख़ानदान, और वो अपने 25 लाख मिला के 70 लाख बन जाते हैं। तो ये उनका है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखना ये है कि इस वक्त जिस तरह औरिया साहब कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। आप अगर अमेरिका में देखें तो वहाँ भी ट्रंप पर तनकीद हो रही है, यूके में बोरिस जॉनसन पर तनकीद होती रही, उस वक्त तक होती रही जब तक ख़ुद वो ICU में नहीं पहुंच गए, और अब भी उसकी जो लॉकडाउन पॉलिसी है उस पर तनकीद हो रही है। ये इससे घबराना नहीं चाहिए कि तनकीद सियासतदान सियासत करेंगे,
कोई भी मौका हो, यही तो हमारे इसी बुनियाद पर तो कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये एक दूसरे पर तनकीद चलती रही। बुनियादी तौर पर जो देखने की बात है, जिससे मुझे इख्तलाफ है, जो यहाँ कहा जाता है ना जी इत्तेफाक राय नहीं है और इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। इत्तेफाक राय है, मौजूद है बहैसियत मजमूई, क्योंकि कोई भी सियासतदान ये नहीं कह रहा कि जी कोरोना का मुकाबला नहीं करना, कोई ये नहीं कह रहा कि आम आदमी की मदद नहीं करनी, कोई ये नहीं कह रहा। मायूस हैं कि ये फैला क्यों नहीं है? नहीं, ये तो नीयतों का मामला है, मुझे तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते। अच्छा, अगर किसी सियासतदान की ये ख्वाहिश हो भी कि वफाकी हुकूमत अगर नाकाम हो तो उसका फ़ायदा हमें पहुँचेगा, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ हर मौके पर होता है, सैलाब के मौके पर, ज़लज़ले के मौके पर, ये सियासत इस तरह से चलती रहती है। बुनियादी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त कौम जो है बहैसियत मजमूई इस हवाले से यकसू है कि कोरोना का हमने मुकाबला करना है, मिलजुल कर करना है, और जो मुतासिरीन हैं कोरोना से और लॉकडाउन से उनकी हमने मदद करनी है। इस मामले में जो सियासतदान, जो सियासी जमात कोताही करेगी या कोताही कर रही है, वो खा को मजहबी जमात हो, खा सियासी जमात हो, अवाम उसका एहतसाब भी कर रहे हैं, आइंदा भी एहतसाब करेंगे। ये एक रोशन बात है, ये जो है एक पॉजिटिव बात है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी, मेरा ख्याल है अगर ये वो गुफ्तगू ना करते तो बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि 25 अप्रैल तक हमारे प्रोजेक्शन क्या थी, अब जो उन्होंने एक ख़तरे से डराया, मैं पूछूंगा यास्मीन राशिद साहिबा से कि उनकी क्या राय है। वो कह रहे हैं कि 15 मई से 25 मई का जो अरसा है वो ख़तरनाक अरसा है, उस अरसे में ये वबा फैल सकती है, ये फिगर बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके हवाले से हमारी वफाकी हुकूमत को, हमारी सूबाई हुकूमतों को, हमारे दूसरे इदारों को तैयारी करनी चाहिए अभी से। और उसमें जो एक अहम फैक्टर है जो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि क्या ये लॉकडाउन में जो नरमी हो रही है, ये जो प्रोजेक्शन उन्होंने दी है 15 मई से 25 की, क्या ये उसकी बुनियाद पर तो नहीं है? अगर ये प्रोजेक्शन है, उनके जहन में है, उनको माहिरीन ने बताया है, तो उसके लिए नरमी क्यों की जा रही है? उसके लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल है हुकूमत को बताना चाहिए, ये सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है। राइट सर, एक मुख्तसर सा ब्रेक। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने सवाल किया और इसी नौयत का सवाल मैं उनसे करने वाला था, इसका जवाब लेके उनसे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर यास्मीन साहबा, इस बात पर तो प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान का इजहार किया और खुशी का इजहार किया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और हमने रिपोर्ट भी सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 50,000 तक केसेस पहुंच सकते हैं 25 अप्रैल तक, अब वो तादाद 12 से 15,000 के दरमियान रह गई है। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 15 से 25 मई का जो दौरानिया है ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अब ये जो नई प्रोजेक्शन आ रही है सामने, ये इस बुनियाद पर है कि लॉकडाउन में नरमी हुई है, इसको जहन में रखते हुए किया जा रहा है, और अगर ये ख़तरनाक है तो फिर लॉकडाउन में नरमी करना ये गैर दानिशमंदाना नहीं हो सकता, होगा फैसला? मेरा ख्याल है सर, जहाँ तक ताल्लुक़ है खान साहब की स्टेटमेंट का, नेचुरली देखें अभी तो एक बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल सी ये वायरस है, हम इसके ऊपर प्रोजेक्शंस भी कर रहे हैं। अब बिल्कुल एक जो प्रोजेक्शन सारी दुनिया में हुई वो प्रोजेक्शन हमारी तरफ तो हुई नहीं, और सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर नहीं, बाकी जैसे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में भी तकरीबन इसी तरह की प्रोजेक्शंस आ रही हैं, इसी तरह का डेथ रेट वगैरह सब कुछ इसी तरह आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखने के लिए कि हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। खान साहब नेचुरली एप्रीहेंसिव हैं, वजह यह है जिस तरह हम भी एप्रीहेंसिव हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि सिचुएशन इस कंट्रोल में रहे, कि हम अगर इतने मरीज़ बीमार हों जिन मरीज़ों का हम ख्याल कर सकें, जिनके लिए हमारे पास सहूलत मौजूद हो, तभी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि हम अपना एक बहुत बड़ा टेस्ट करने लगे हैं, सैंपल करने लगे हैं, जो हम एक रैंडम सैंपल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम तकरीबन कोशिश करने लगे कि 12,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ हम लाहौर के इलाके के अंदर सैंपल करेंगे देखने के लिए, और फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि हम कोई तकरीबन 4,350 हाउस होल्ड्स
इसके अलावा कम्युनिटी हॉटस्पॉट्स जैसे ग्रोसरी शॉप्स हैं, बुचर शॉप्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर कोई 3100 के सैंपल हमने लिखने हैं। इसी तरह पब्लिक प्लेसेस जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, टोल प्लाजाज हैं, जेल है, फ्रूट मार्केट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं, और स्पेशल स्पॉट्स जैसे ऑर्फनेजेस हैं, दारुल अमान है। इन सारे इलाकों से हमने एक बड़ा सैंपल लेना है, और सैंपल लेने के बाद हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम अपनी एक प्रेडिक्शन बता सकेंगे कि इस वक्त अगर ओवरऑल हम सैंपल लें लाहौर का, जो इस वक्त पंजाब का हॉटस्पॉट है, कि उसमें ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर किस तरह की स्प्रेड है, तो वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। लेकिन देखें, इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को भी बहुत जिम्मेवाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। लॉकडाउन आपको पता है कि बहुत मजबूरन लॉकडाउन जो है वो खोला गया है। वजह यह है कि ईज ऑफ किया है, लॉकडाउन खोला तो नहीं गया मुकम्मल, ईज ऑफ किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आपको पता है कि तालीमी अदारे अभी भी बंद हैं, अभी भी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तफरीगाहें बंद हैं, ये सारी चीज़ें बंद हैं। जो सिर्फ ज़रूरी अशिया थी उनकी दुकानें खोली। फिर उसके बाद ये है कि जो छोटी ऐसी वो कारोबार हैं जिनसे लगता है कि भाई जो दिहाड़ीदार हैं उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो, वो किए गए हैं। लेकिन अब लोगों को समझना चाहिए कि लॉकडाउन ईज डाउन करने का ये मतलब नहीं है कि आप घरों से बगैर उसके किसी वजह के आप घरों से बाहर निकल आइए, बच्चों को लेके जाइए। जिस तरह आप अभी भी देखते हैं कि 2 बच्चे मोटर बाइक पे बिठाए हुए, तो आप भी वैसे इत्तेफाक कर रही हैं डॉक्टर साहब के 15 से 25 के दरमियान प्रोजेक्शन ज्यादा हो सकती है और केसेस ज्यादा सामने आ सकते हैं। आप भी यही प्राइम मिनिस्टर से इत्तेफाक करती हैं और ये दौरानिया खतरनाक है? जी वजह ये है कि हम देखें ना, अभी नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे, हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे जब ये हमारा ये सैंपल आ जाएगा सामने। ये 10 से ये 5 से 15 मई क्यों नहीं, मतलब 15 से 25 मई क्यों, खास वजह है इसकी क्या? मेरा ख्याल है कि मैं इस बात से आई विल डिस्कस इट विद फैसल कि खास वजह क्या है, पर मेरे सामने तो यही है कि हम जब ये सिचुएशन देखते हैं तो इस सिचुएशन में एनालिसिस मुसलसल करते करते कोई प्रोजेक्शन आई होगी उनके सामने जिसपे उन्होंने ये बात कही है। आई विल वेरीफाई करने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। राइट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। नवाब साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो सिंध है उसमें ज़रा आवाम की रहनुमाई के लिए आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमारा शो देख रहे होते हैं तो उन्हें मालूम हो जाएगा, उनका फ़ायदा हो सकता है कि सिंध में इमरजेंसी सर्विस का नंबर क्या है, जहां पर गरीब आदमी अगर किसी को राशन चाहिए तो वो अपना SMS कर सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और उसके SMS मौसूल होने के बाद आप किस तरह से वर्किंग करते हैं, यानी सिंध हुकूमत जो है उसका प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या है कि वो राशन उसके दरवाजे तक कैसे पहुँचता है? पहले तो यह है कि हमने यूसी वार्ड सतह पे लेके गए हैं, 7 लोगों की कमेटी बनी हुई है जो निचली सतह पे, बिल्कुल निचली सतह पे जो आखिरी मरला होता है गरीबों वाला, उधर तक हम लेके गए हैं। 7 लोगों की कमेटी बनी हुई है, फिर हेड है, फिर उसके बाद सिंध में सारा मॉनिटरिंग होता है। हम तो बिल्कुल ऐसा फैसला होता है कि जैसे कोई चुन चुन के गरीब कौन है, मजदूर कौन है, हारी कौन है, हमारी कोशिश ये है। बाकी बीच में जो मिडिल क्लास आ जाते हैं, बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें भी अफसोस होता है, हमें दुख भी होता है कि वो सबसे ज्यादा वो तकलीफ में होते हैं, कहते हैं कि हमें मिले और किसी गरीब को न मिले। हमारी कोशिश ये है, हमने यूसी को इन्वॉल्व किया है, हमने वार्ड को इन्वॉल्व किया है, हमने डीसी को इन्वॉल्व किया है। तो आप राब्ता कर रहे हैं गरीब खानदानों के पास, आप पहुंच रहे हैं, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वो आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, उनके पास तो भी तो कोई तरीकाकार है ना, शायद वो SMS के जरिए। हम देखें, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि हम उधर तक पहुंच रहे हैं, जहां से कोई नहीं पहुंचता हम उनको बताते हैं, भाई अगर आपको नहीं मिला किसी गरीब को, हमारे पास से लेके जाए, हमारे पास ये करें। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, NGOs अपनी तरफ से दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो अभी बनाया गया है और सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। खुदारा इस पे रहम किया जाए, पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तानी अवाम पे, इस धरती पे। इसलिए कहता हूं कि ये जो 3-4 लोग हैं आके माहौल खराब करते हैं, लोग हंसते हैं, लोग देखते हैं। आज हर एक आदमी सोच रहा है कि ये
वफाक क्यों कर रहा है, उनके वजीर ऐसे क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि सारे स्टेप सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में लिए जो कोई नहीं लेना चाहता। अब भी हम आज भी उस पर कायम है। हम कहते हैं कि हम जो गरीब लोग हैं हम उधर तक राशन पहुंचाएं। हम ये कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ सामान पहुंचाएं। हमारी कोशिश सिंध गवर्नमेंट की पूरी है और हम खुदा की कसम कोई सियासत नहीं करना चाहते। न सियासत पे हम ऐसी सियासत में हम लानत भेजते हैं, किसी की जानों का नुकसान हो, किसी की जिंदगी का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, ये हम सिंध नहीं चाहते, हम पाकिस्तान की अवाम हम चाहते हैं कि अल्लाह रहम करे। ये ऐसी बीमारी है कि ये दुनिया, अमेरिका जैसा मुल्क, लंदन जैसा मुल्क, यूके, ये इटली जैसा मुल्क बेबस हो गए हैं सारे। अमेरिका तो जैसा नवाब साहब बेबस वैसे हो गया आप है। हमारा अगर पाकिस्तान तो हम तो कहीं पे भी नहीं है। तो हमारा जो स्टाइल है गवर्नमेंट का, वफाक का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भाई होते हैं, एक बड़ा होता है तो कैसे चलाया जाता है। अगर किसी भाई के साथ कोई माटेली माँ वाला सलूक होगा तो जाहिर है वो तो चलाएगा तो जरूर ना। हम लेकिन कहते ये हैं आपने दूसरी मरतबा बात की। वैसे नवाब साहब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुझे ये समझ नहीं आई बात, जरा इसको समझा दीजिएगा कि एहसास प्रोग्राम जो मैं जानता हूं वो तो ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान से कोई भी बैठ के एहसास प्रोग्राम के दिए गए 8171 वाले नंबर पे मैसेज करेगा और अगर वो तमाम फिल्टर्स को से गुजरता हुआ वो क्वालिफाई करता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ये एक विफाक की सर्विस है एहसास प्रोग्राम, तो ये सिंध में भी चल रही है। आप क्यों कह रहे हैं कि सिंध में नहीं हो रहा? नहीं, देखें हमारे यहाँ बात सुने ना, हमारे यहाँ उससे ज्यादा बेहतर है। ये थोड़े एक लोग इकट्ठा करें। जो पहले एक औरत भी फौत हो गई थी, बहुत सारे मुल्तान में जख्मी हो गए थे, और आप खुद ही कहते हो कि 10-15 लोग से ज्यादा बिठाना नहीं है कि नहीं तो वायरस फैलेगा। इधर तो हजारों लोग आ जाते हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से पूरे मुल्तान या पूरे पंजाब में या कहीं और सूबे में किस तरीके से हाल हुआ, अभी भी हाल वही है। तो देखिए हम हमारा काम ये है, हम जो राशन देते हैं रात को 12 बजे उनके दरवाजे तक पहुंचाते हैं। नाम लिस्ट बना के उधर घर उसको दरवाजा खटखटा के हम पहुंचा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है नवाब साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब और दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बात लंबी हो गई आपसे, मुझे एक सवाल का जवाब। हम ये कहते हैं जी नहीं, हम ये कहते हैं भाई ये चारों सूबे हैं। देखिए वफाक, ये पाकिस्तान तो है ना, तो बिल्कुल सही है, आपकी बात से तो इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। बातें करना इस तरीके से ये नवाब साहब बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर औरिया साहब का तज्जिया लेता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्या लग रही है, हो रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जाते जाते एक चीज मुझे बता दें, वो ये है कि वो नंबर कौन सा है, इमरजेंसी नंबर बता दें ना, जो गरीब आदमी तक आप नहीं पहुंच पाए, वो राशन लेना चाहता है, वो उस पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजे। वो नंबर कौन सा है इमरजेंसी का? रहनुमाई हो जाएगी बहुत सारे लोगों। हमारे यहाँ सूबे सिंध में वजीर आला हाउस में एक सेल कायम है, उधर उसको हेड करता है जतोई साहब। वो जो CSS ऑफिसर है वो उधर से सारी डिटेल जिसको चाहिए जो जिस वहां से भेजता है। राइट सर, नवाब साहब बहुत शुक्रिया। बात सुने ना, खैरपुर में हमसे जो कांटेक्ट कर सकता है तो हम उनको सामान पहुंचाते हैं। बाकी तो आपको पता है कि थोड़ी सी चीजें सामान होता है, लोग इतने होते हैं। ठीक है, हम उन लोगों राइट सर, बिल्कुल थोड़ा सा सामान होता है, सही। अब वो किस किस को दिया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सही नवाब साहब। मसला अब इसमें ये है, मुझे एक ब्रेक लेनी है छोटी सी। नवाब हसन साहब आपका तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने। क्या वाकई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या ये सिर्फ सिंध हुकूमत को जो विफाक से शिकायत है ये दुरुस्त नहीं है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आकर एहसास प्रोग्राम पर तफसील से बात करते हैं कि एहसास प्रोग्राम क्या वाकई अच्छा प्रोग्राम है, क्या शफाफ प्रोग्राम है, क्या ऐसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, अभी तक जो हम एहसास प्रोग्राम के बारे में जान पाए हैं वो ये है कि ये एक बड़ा शफाफ प्रोग्राम है जिसमें जो सियासत नहीं की जा रही जिस पे, और जो लोगों को नवाजने का एक तरीकाकार कल्चर हमारे यहाँ हमेशा रहा है वो इसमें नहीं हो रहा। आप बड़े शफाफ तरीके से एक मैसेज करें, उस मैसेज को वो डिफरेंट फिल्टर्स उस पर अप्लाई हुए हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा और पैसे दे दिए जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने घर में बैठ के SMS किया और घर में बैठ के उनको जवाब आ गया और उन्होंने जाके पैसे ले लिए। तो इस पर क्या ये
दुरुस्त है एतराज़ जो सिंध कर रहा है, या अभी नवाब साहब की हम बातें सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि जी हमसे सोतेलो जैसा सलूक हो रहा है, हमें विफाक कुछ नहीं दे रहा, हमारे सूबे को कुछ नहीं दे रहा, जबकि एहसास प्रोग्राम तो तमाम सूबों में काम कर रहा है। और ये साहब देखें, दुनिया पूरी के अंदर जहां पर भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट या सोशल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेटाबेस नहीं होते। मेरा बेसिकली मास्टर्स जो है वो सोशल वर्क में है और मैं इसके एक्सपर्टीज रखता हूं। दुनिया में पर्सनलाइज्ड लेवल पे होते हैं, डाटा आप इकट्ठा जरूर कर लेते हैं लेकिन सोशलाइज उसको डाटाबेस नहीं रखते, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर असेसमेंट की बुनियाद पे बेस किए जाते हैं। ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया है कि आपने तस्वर कर लिया है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, इसलिए हम एक डाटा बनाते हैं, उस डाटा के तहत हम इसको पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 22 लाख हाउस होल्ड्स हैं, घराने। इस घरानों के अंदर 100 घरानों के ऊपर भी अगर आप एक हाउस होल्ड लगाएं, इस वक्त मैं इमरजेंसी की बात करूं, इमरजेंसी में बनाया गया है, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इमरजेंसी के अंदर भी आप बनाएं तो आपको 3,20,000 क्लस्टर बनते हैं। 100 घरों का क्लस्टर बहुत छोटा क्लस्टर होता है, उसके अंदर एक एक बंदा एक दूसरे को जानता होता है। इस 3 लाख बाद में भी आपकी 60% पॉपुलेशन रूरल है, तो आपको टोटल क्लस्टर की जरूरत है 1 लाख तकरीबन 50,000 के करीब। उसमें आपको मैन पावर की जहां तक जरूरत का ताल्लुक है तो अगर 5 बंदे भी आप लगाएं तो आपको 5 से 6 लाख लोगों की जरूरत है, जिसके लिए आपके पास इस वक्त टीचर्स मौजूद हैं, जिसके लिए आपके पास रेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, वो जो पूरी की पूरी फौज की जफर मौज WHO से पे लेती थी वो मौजूद हैं, आपका ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। हमने पहले दिन भी सजेशन दी थी, बार बार दी कि एक मस्जिद कोई भी अगर सेंटर बना लें तो उसके अंदर एक असेसमेंट हो जाती है। डेटाबेस का ताल्लुक ये होता है कि मिलते हैं, मैं कब कहता हूं कि नहीं मिलते हैं, जाहिर बात है एक आदमी जो कि मैं तो नहीं जाके वहां करूंगा ना, एक गरीब आदमी जाके कहेगा ना मुझे, लेकिन उसके अंदर होता यह है कि जो कम्युनिटी असेसमेंट होता यह है कि एक ऐसा आदमी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैमरामैन है, वो 20,000 तनख्वाह लेता है और 18,000 रुपया वो अपना किराया दे देता है, बाकी 2,000 रात को रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाने के बाद वो उससे अपना घर का रिस्क चलाता था। जी हाँ। लेकिन जिसको तो कैमरामैन एम्प्लॉयमेंट के डाटा में जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खत्म। लेकिन जब एक लोकलाइज असेसमेंट होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और ये आज 6वां 7वां हफ्ता है, ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ये सारा कोई स्कीम बन सकती थी और बड़ी आसानी से बन सकती थी। मसला सारा सिर्फ ये है कि आप अगर सिर्फ देखें, पहली बात तो यह है कि ये तस्वर मत करें कि सारे के सारे करप्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ। ना हर टीचर भी करप्ट है, हर अपना क्या नाम हेल्थ वर्कर भी करप्ट है, पटवारी भी करप्ट है, लोकल बॉडीज, ये सारे के सारे करप्ट लोग जो हैं, जिस वक्त एक वेलफेयर की ज़कात बांटने के लिए मोहल्ले में बैठेंगे ना, तो फिर ये नहीं होगा कि आप जनाब अपना एक आदमी जो है वो एक अमीर आदमी के घर में वो राशन फेंक आएगा, या एक ऐसा आदमी जो का साहब हैसियत होता है उसको राशन का, और फिर आप अपनी पार्टी के लोग भी रखें, बाकी पार्टियों को भी रखें। ये न्यूक्लियस बनना एक सिर्फ ऑर्डर की बात थी, नीचे लेवल पे नहीं। मसले पसंद नहीं आती, एक स्कूल को रख लें, स्कूल रख लें, स्कूल बहुत हर एक अदारे का। अच्छा, स्कूल पसंद नहीं आता, आप कोई और अदारा रख लें। इस 100 के क्लस्टर के अंदर मौजूद थे और उनको खुद सेल्फ सस्टेन करके उनको गवर्न करने दें। हाँ, एक और चीज बताऊं जी, पाकिस्तान के हर मुआशरे के अंदर, हर क्लस्टर के अंदर साहिब हैसियत लोग भी हैं, मौजूद है, और उसके अंदर एनजीओ अब तो इतनी बन गई हुई है कि लोकली भी उनको कवर कर सकते हैं। जहां आपको मसला हो कि वहां पैसे बिल्कुल नहीं है, वहां फेडरल गवर्नमेंट मदद कर ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मदद कर ले। ये जो ड्रोन की तरह सिलेक्ट करना और ड्रोन की तरह पैसे देके जाना अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, किसी मुल्क में बड़ा चैलेंज से कह रहा हूं, खा वो इंग्लैंड हो, खा वो अमेरिका हो, खा वो नॉर्वे हो, खा कुछ और हो, बकायदा एक टीम ऑफ सोशल वर्कर की होती है कि जो जाके असेसमेंट करती है और असेसमेंट की इसके अंदर उनको एंटर करती है। कहीं पर भी डाटा बेस्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही है। मुझे शाह साहब, ये अभी पिछले प्रोग्राम में मैं राना सनाउल्लाह साहब से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा
के एहसास प्रोग्राम के हवाले से कमेंट करें कि एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं, ये सियासत की जा रही है, ये इसमें कोई भी मैकेनिज़्म सही इनके पास मौजूद नहीं है, कोई अदाद व शुमार सही मौजूद नहीं है। उन्होंने बड़ी तनकीद की उस पर, जो कि अपेरेंटली दुरुस्त मालूम नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उसमें तो एहसास प्रोग्राम के तहत जितना भी हो रहा है या जितने फ़ंड इनके पास मौजूद हैं उसमें बहरहाल बगैर सिफारिश के शफाफियत के साथ किया जा रहा है। वो अलग बात कि बहुत सारे लोग शायद अभी भी रह जाएँ कि जिनको इमदाद पहुँचना हो, लेकिन मजमूई तौर पर प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है? देखें, कहीं भी हो 5%, 3%, 2% तो बहरहाल एक इम्कान मौजूद रहेगा कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कोई मुस्तहिक रह जाएगा, गैर मुस्तहिक ले जाएगा। और हमारे यहाँ ये आम तौर पर होता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। जो औरिया साहब बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ठीक बात है, लेकिन ये उस वक्त है कि जब आप पूरी एक प्लानिंग करें, आपके पास वक्त हो, और उसके बाद आपने 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उन तक इमदाद पहुंचाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कर भी चाहिए, बहुत ज़्यादा शफाफियत भी चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पूरी कौम बेईमान या बददियानत नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, खा टीचर हो, खा मौलवी हो, खा कोई और हो, वो इन्फ्लुएंस होता है। वो जो बासर लोग होते हैं वो उसको किसी न किसी तरीके से ज़ेर असर लाते हैं, दबाव डालते हैं, मर्ज़ी के फ़ैसले कराते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम में मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आती। और अभी तक जो शिकायत आई हैं, ये शिकायत तो सामने आई हैं, ज़ाहिर है हमारे कैमरे जो हैं हर जगह तमाम मीडिया के मौजूद हैं, लोग देख भी रहे हैं। ये तो शिकायत है कि जी फ़लाँ गैर मुस्तहिक ले गया या फ़लाँ मुस्तहिक अभी रह गया है, उसको किसी ने नहीं वो किया, वो रिजेक्ट हो गया, किसी के अंगूठे का निशान नहीं मिला, किसी का कुछ नहीं मिला। ये शिकायत अभी तक किसी ने नहीं की, कहीं से भी नहीं आई। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है कि जी वहाँ PTI का फ़लाँ आदमी जो है वो इमदाद ले गया है और नून लीग का फ़लाँ गरीब आदमी वोटर जो था उसको महरूम कर दिया गया है पीपल्स पार्टी के। ये सिंध से भी शिकायत नहीं, सिंध से सबसे ज़्यादा शिकायत आनी चाहिए। सिंध से ये शिकायत आई कि जी कतार नहीं लगी, सिंध से ये शिकायत आई कि जी बासर लोगों ने वहाँ जाके कोशिश की अपने लोगों को वहाँ जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। सिंध से भी किसी ने ये नहीं कहा, बल्कि वहाँ तो ये हुआ, नारे लगवाए गए कि ये इमरान खान नहीं दे रहा, बेनज़ीर भुट्टो दे रही है। लोगों से ये कहलवाया गया कि बेनज़ीर अपने मज़ार मुबारक से, मकबरे से भिजवा रही हैं पैसे आपको। ये बात अगर वहाँ कही जा सकती है या कही जा रही है तो इसका मतलब है कि इसमें शफाफियत मौजूद है, पैसा गरीब तक पहुँच रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, ये रकम है अपना 100 तकरीबन 144 अरब रुपया खर्च हो रहा है इस मुल्क में सब्सिडी की मद में, दूसरी मदद में अरबों रुपया जो है वो जाता है हर महीने, हर साल जाता है। अगर गरीब आदमी को पहुंच रहा है, जो एक अपर क्लास के लिए हमेशा वसाइल मुख्तसर हैं, तो अगर ये जा रहा है तो हमें इस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। इसमें मज़ीद शफाफियत लाई जा सकती है, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं डे वन से कह रहा हूँ कि सफ़ेद पोश तबका, आज इमरान खान साहब ने ये बात सफ़ेद पोश तबके की है। सफ़ेद पोश तबका जो है उसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम आना चाहिए, क्योंकि वो इससे गरीब से भी ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो उनके लिए अलग से प्रोग्राम आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खतरा गुर्बत से नीचे तो हैं, लेकिन भले वक्तों में उन्होंने कभी पासपोर्ट बनवा लिया था, अब वो क्वालिफाई नहीं करते उसके नहीं, अच्छी खासी आमदनी थी, लेकिन ये है कि वो इतनी बचत नहीं थी कि वो 1 महीना 1.5 महीना बाद भी सर्वाइव कर सकें। फिर ये बेरोजगार हो गए बहुत सारे लोग, उनके लिए डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। मजमूई तौर पर ये प्रोग्राम काबिल तहसीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद अभी मजीद करने की जरूरत है। तो पंजाब की सतह पर क्या हुकूमत इसको प्लान करिए? पंजाब में वैसे हमने देखा कि 10 अरब रुपए का 25 लाख घरानों के लिए एक प्लान जो है वो पंजाब हुकूमत लेकर भी आई। मजीद आप इस पर क्या प्लान कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इरशाद आरिफ साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात कही है और बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि देखें गलतियां तो होगी, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही कोई गलती नहीं होगी इस डेटा के अंदर, और 5% या 6-7% जो है वो शायद ऐसे लोगों को मिल जाएगा जो नहीं मुस्तहिक थे। लेकिन आप यकीन जानिए, ये मैं इसलिए सोचती हूँ कि ये कामयाब प्रोग्राम है कि बहुत सारा डेटा, आपको अगर याद हो तो पिछले दिनों में जब हमने हेल्थ कार्ड्स बांटे, तो क्योंकि मैं पर्सनली खुद उन हेल्थ कार्ड्स में
इन्वॉल्व थी और बांटे थे, और तकरीबन 62 लाख कार्ड्स हम बांट चुके हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं 72 लाख कार्ड्स। तो मैंने जब लोगों में जाके बांटे तो हमने तो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये कौन सी पार्टी के हैं, गरीब आदमी को वो कार्ड मिला। और मैंने हाँ, तो मैंने ये, मेरा ख्याल है बहुत हद तक ये काफ़ी अच्छा डेटा है। इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट, आपको पता है इम्प्रूवमेंट तो हर जगह की होनी चाहिए, मुसलसल उसके ऊपर आपको पता है फिल्टर्स भी लगा रहे हैं देखने के लिए कि ये शख्स जो है कहीं और से ना इमदाद ले रहा हो, ज़कात से ना ले रहा हो, ये कुछ कोशिशें तो कर रहे हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो इरशाद आरिफ साहब ने भी की है और ये मकबूल साहब ने भी की है, वो सफ़ेद पोश, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो बंदा 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमाता था, आज क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा, उनके लिए सफेद पोश तबके के लिए जरूर कुछ संजीदा बुनियाद होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। औरिया मकबूल जान साहब, शाहिद अहमद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।